हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है GnRH। क्या नाम होता है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या नाम है? ये काम करता है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड पर। किस पे काम करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी बोले तो पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? और पीयूष ग्रंथि से दो हार्मोन निकलते हैं। कितने निकलते हैं भाई? एक निकलता है LH। कौन निकलता है? दूसरा निकलता है FSH। LH तो हम कहेंगे काम करेगा लिडिक सेल पर। किस पे करेगा भाई? लिडिक सेल। लिडिक सेल का दूसरा नाम क्या है? इंटरस्टिशियल सेल। कौन सा भाई? इंटरस्टिशियल सेल। इसलिए हम LH का दूसरा नाम रख देते हैं ICHS। क्या रखते हैं भाई? ICHS, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये क्या करता है? एंड्रोजन का निर्माण करता है। किसका करता है भाई? एंड्रोजन का। एंड्रोजन बोले तो टेस्टोस्टेरोन। कौन है भाई? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, अब देखिए भाई FSH काम करेगा सर्टोली सेल पर। किस पे काम करेगा भाई? सर्टोली सेल। ठीक है, सर्टोली सेल से एक हार्मोन बनेगा जिसका नाम होगा ABP। क्या नाम है? ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। क्या नाम है भाई? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। जैसे हमने कह दिया क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। कौन है भाई? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हमने कहा जो ये सर्टोली सेल है ये बना रही है ABP। क्या नाम है? ABP यानी एंड्रोजन। एंड्रोजन बोले तो टेस्टोस्टेरोन। क्या भाई? टेस्टोस्टेरोन। तो ये क्या करेगा? टेस्टोस्टेरोन को बाइंड करेगा। किसको बाइंड करेगा? टेस्टोस्टेरोन। अब देखो यहां पर है इंटरस्टिशियल सेल। कौन है भाई? ये बनाएगी टेस्टोस्टेरोन। क्या बनाएगी भाई? टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन हम कहेंगे इसके अंदर जाएगी किसमें? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। किसमें जाएगा? तो हम कहेंगे ये जो ABP है इसको बांधे रखने का काम करेगी। जैसे जैसे हम कहेंगे अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा हम कहेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस है वो बढ़ेगी। ठीक है, इसलिए हम कहेंगे कि अगर मान लो टेस्टोस्टेरोन का लेवल घट गया तो क्या होगा? ABP अंदर जो टेस्टोस्टेरोन है उसको जल्दी से पकड़ने की कोशिश करेगी। अगर मान लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तब क्या होगा? तब हम कहेंगे सर्टोली सेल एक हार्मोन निकालेगी। क्या निकालेगी? हार्मोन। उसका नाम होगा इनहिबिन। क्या नाम होगा भाई? इनहिबिन। ये इनहिबिन क्या करेगा? मैसेज भेज देगा पिट्यूटरी के पास। किसके पास? पिट्यूटरी के पास। हाइपोथैलेमस के पास। किसके पास? हाइपोथैलेमस। और इन दोनों को कहेगा भाई आप GnRH कम बनाओ। क्या कम बनाओ? GnRH। अब GnRH कम बनेगा इसका मतलब हम कहेंगे पूछा गया कि जो इनहिबिन है वो मेनली किसका संदमन करता है? FSH का करता है या LH का? FSH। तो हम कहेंगे मेनली करता है FSH का। तो हम कहेंगे इनहिबिन मुख्यतया FSH का संदमन करता है। क्लियर बात भाई? ये कब का क्वेश्चन है? नीट 2016 का है। कब का भाई? नीट 2016 का। अब देखिए हम कहेंगे ये बना रही है टेस्टोस्टेरोन। क्या बना रही है? टेस्टोस्टेरोन। अगर मान लो टेस्टोस्टेरोन ज्यादा हो गया तो भी हम कहेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मली हम कहते हैं 10 की घात 12 से लेकर 10 की घात 13 शुक्राणु पर डे बनते हैं। ठीक है, कितना बनते हैं? 10 की घात 12 से 10 की घात 13। अगर मान लो 10 की घात 13 से भी ज्यादा होने लग गया तो टेस्टोस्टेरोन कहेगा भाई मैं तो अपना काम कर रहा हूं, लेकिन ये कहेगा हमें इतनी जरूरत है नहीं है। तो ये इसको कहेगी तू भेज नेगेटिव फीडबैक। क्या भेज भाई? नेगेटिव फीडबैक। ये भी किसको भेजेगा? पिट्यूटरी को। और साथ में किसको भेजेगा? हाइपोथैलेमस को। क्या भेजा भाई इसने? नेगेटिव फीडबैक। क्या भेजा भाई? नेगेटिव। क्लियर बात? नेगेटिव फीडबैक का मतलब है इनको बोलेगा अब हमें इसकी जरूरत है नहीं है तो उसका श्रावण वो कम कर दे। अब देखिए जैसे मान लो संख्या कम होने लगी वापस 10 की घात 12 से कम होने लगी तब क्या होगा? वापस से हम कहेंगे लिडिक सेल पर आपका LH काम करेगा, टेस्टोस्टेरोन बनेगा। इधर से सर्टोली क्या करेगी? ABP रिलीज करेगी। फिर से ABP क्या करेगी? टेस्टोस्टेरोन को बाइंड करेगी, प्रक्रिया चलाती रहेगी। जैसे अगर हम कहेंगे ज्यादा स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ वापस इनहिबिन आएगा, इनको संतुलित करने का काम करेगा। इधर से टेस्टोस्टेरोन भी इनको संतुलित करने का काम करेगा। क्लियर बात? ये होता है इसके अंदर हार्मोनल रेगुलेशन। अच्छा देखेंगे जगन सेल। क्या देखेंगे भाई? जगन सेल। जगन सेल इसको बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। क्या बोलते हैं भाई? मॉन्स प्यूबिस। इसके बाद हम देखेंगे इसके अंदर लेबिया मेजोरा। क्या बोलते हैं भाई? लेबिया मेजोरा। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? बृहदभूष्ठ। क्या बोलते हैं भाई? बृहदभूष्ठ। इसके बाद हम पढ़ेंगे लेबिया माइनोरा। क्या पढ़ेंगे भाई? लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा को हम क्या बोलते हैं? लघु भूष्ठ। लघु भूष्ठ। इसके बाद हम पढ़ेंगे हाइमन। क्या पढ़ेंगे भाई? हाइमन। ठीक है, और इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे भाई? क्लाइटोरिस। क्या पढ़ेंगे भाई? क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस को क्या बोलते हैं? चलिए डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं इनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो किस टाइप से होता है। रुक जा ठीक है, ये गद्दी नुमा भाग होता है। कैसा होता है भाई? गद्दी नुमा। गद्दी नहीं, गद्दी
गद्दी नहीं, गद्दी यानी कुशन, ठीक है, फोम जैसा, ठीक है। तो हम कहेंगे ये गद्दीनुमा भाग है, कैसा भाई? गद्दीनुमा भाग है। इसमें मुख्यतः होता है कि हम कहेंगे वसा का संग्रहण होता है, क्या होता है भाई? वसा का संग्रहण, यानी हम कहेंगे वसा से बनी हुई गद्दीनुमा भाग है, कैसा भाई? वसा से बना गद्दीनुमा भाग। इसका नाम लेते हैं आपके जगन रोम होते हैं, क्या होते हैं भाई? जगन रोम को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? अरे हिंदी में जगन रोम ही बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे क्यूबिक हेयर, क्या बोलेंगे भाई? क्यूबिक हेयर, यानी कि जगन रोम, ठीक है। अब देखिए हम कहेंगे इसके यहाँ से एक बड़े होठनुमा संरचना निकलती है जिसको हम बोलते हैं लेबिया मेजोरा, क्या बोलते हैं भाई? लेबिया मेजोरा। ये क्या है भाई? लेबिया मेजोरा, ठीक है। ये हम कहेंगे यहाँ से नीचे एनएस तक कवर करेगा, किसको कवर करेगा भाई? एनएस को। तो ये वाला पॉइंट किसको दिखा रहा है? एनएस को। एनएस बोले तो गुदा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम कहते हैं इसके अंदर की साइड में एक ऑटोनोमा संरचना और होती है जिसको हम बोलते हैं लेबिया माइनोरा, क्या बोलते हैं भाई? लेबिया माइनोरा। सबसे बाहर कौन सी है? लेबिया मेजोरा, और इसके अंदर कौन सी है? लेबिया माइनोरा। लेबिया मेजोरा की स्पेशल बात क्या है? हम कहते हैं ये त्वचा के वलन है, क्या भाई? त्वचा के वलन है, और इनके बाहरी सिरे पर रोम पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? रोम। तो ये इसके बाहरी सिरे पर हमने रोम दिखा दी। ठीक है, हम इसमें लिख देंगे त्वचा के वलन है, किसके वलन है भाई? त्वचा के वलन है, और रोम युक्त है, कैसे भाई? रोम युक्त, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर की तरफ हमें दो छिद्र दिखाई देते हैं, कितने मिलते हैं भाई? इसके अंदर लेबिया माइनोरा के अंदर, इसके अंदर लेबिया माइनोरा। जो ऊपर की तरफ जो छिद्र होता है इसको हम बोलते हैं मूत्र द्वार, क्या बोलते हैं भाई? और नीचे वाला तो उसको हम बोलते हैं योनि द्वार, क्या बोलते हैं भाई? ये तो है मूत्र द्वार, यानी यूरिनल या यूरिथ्रल ओरिफिस, क्या बोलते हैं भाई? ओरिफिस। और नीचे वाले को हम बोलते हैं वेजाइनल ओरिफिस, क्या बोलते हैं भाई? वेजाइनल ओरिफिस, यानी कि योनि द्वार, ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि योनि है, जो योनि द्वार है वो हम कहते हैं एक मेम्ब्रेन के द्वारा कवर रहता है। इस मेम्ब्रेन का नाम क्या है? अरे इसका नाम क्या है भाई? हाइमन। क्या नाम है भाई? ये लीजिए भाई, ये बन गई इसकी हाइमन। कौन बन गई भाई? हाइमन, ठीक है। क्या ये पूर्णतः इसको ढकती है या आंशिक रूप से? क्यों? क्योंकि हम कहेंगे जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, ठीक है, उस टाइम जो एंडोमेट्रियम है, जो अनिषेचित अंडा है, वो रक्त के रूप में बाहर आएगा। तो रक्त को बाहर आने के लिए क्या चाहिए? जगह चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम कहते हैं इसमें बीच में छिद्र होता है, क्लियर बात? तो हम कहते हैं ये क्या करती है? योनि को आंशिक रूप से ढकती है। कैसे ढकती है भाई? हम कहेंगे योनि को आंशिक रूप से ढकती है, आंशिक रूप से ढकती है। ये एक म्यूकोसा की मेम्ब्रेन है, कैसी है भाई? ये म्यूकोसा की मेम्ब्रेन है। अब बताओ भाई इसका काम क्या है? हाइमन का काम क्या है? आज भी कई जो पिछड़े इलाके हैं वहां पर ये माना जाता है कि जिन फीमेल के अंदर हाइमन शादी से पहले टूट जाती है, ठीक है, उन्होंने शादी से पहले कोई ना कोई गलत काम किया होता है, ठीक है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। लेकिन रियलिटी के अंदर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हाइमन का काम ये नहीं है कि वो आपके समूह की स्थिति को रिप्रेजेंट करे। हाइमन का काम है हमारे शरीर के अंदर, हम कहते हैं जितने भी छिद्र है वहां पर कोई ना कोई अपने अंदर प्रतिरक्षा के लिए सिस्टम होता है। आंख है तो आंखों में आंसू निकलते हैं, मुंह में लार आती है, नाक के अंदर कहते हैं श्लेष्मा है, ठीक है। इसी प्रकार कान के अंदर हम कहते हैं जो अपने जो एक मोमनुमा पदार्थ निकलता है, ठीक है। इसी प्रकार हम कहते हैं फीमेल के अंदर वेजाइना की बड़ी ओपनिंग है, क्योंकि मेल के अंदर जो पेनिस है उसकी ओपनिंग तो बहुत छोटी है, ठीक है। वेजाइना के अंदर क्या होता है? हो सकता है मान लो कोई बाहर से माइक्रोब्स है, ठीक है, और माइक्रोब्स अंदर एंटर करके हम कह रहे हैं यहाँ से धीरे-धीरे होते हैं फैलोपियन ट्यूब में जाए, और फैलोपियन ट्यूब से एब्डोमेन, और एब्डोमेन से पूरे शरीर के अंदर इन्फेक्शन करते हैं। इससे बचाने के लिए हम कहते हैं हाइमन पाई जाती है। जनरली हम कहते हैं प्यूबर्टी के बाद इसका कोई महत्व नहीं रहता, प्यूबर्टी से पहले रहता है, कि प्यूबर्टी के टाइम तक हमारे अंदर थाइमस डेवलप हो जाती है और हमें प्रतिरक्षा पूर्णतः मिल जाती है, ठीक है। तो हम कहते हैं इसका मेन काम क्या है? तो हम कहते हैं कि प्रतिरक्षा की प्रथम श्रेणी में आते हैं। इसमें आते हैं प्रतिरक्षा की प्रथम श्रेणी में आते हैं। अब देखो, अब एक क्या क्वेश्चन और पूछा जाता है कि एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि वेजाइना को साफ करने के लिए साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? योनि की सफाई के लिए साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना। क्यों? क्योंकि जब साबुन का इस्तेमाल करेंगे तो इसके अंदर जो अम्लीय जीवाणु है वो मर जाएंगे,
यहाँ पर अम्लीय स्थिति नहीं होगी तो कोई भी पैथोजन यहाँ से एंटर कर जाएगा। इसलिए हम कहते हैं यहाँ पर वेजाइना को कभी भी साबुन से साफ नहीं करना चाहिए, सिर्फ पानी से, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए, अब इसके अंदर हम ग्रंथियों की बात करें। ठीक है, हाँ, हाइमन की थोड़ी सी और बात करते हैं। हम कहते हैं हाइमन क्या है कि जो कोमारी होता है, वर्जिनिटी होता है, उसका सूचक कतई नहीं है। इसका सूचक नहीं भाई, कोमारी या वर्जिनिटी का सूचक नहीं है, क्योंकि इसके टूटने के कई कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं इसके टूटने के कारण, इसके टूटने के कारण। तो हाइमन के टूटने के कारण क्या हो सकता है? या तो घुड़सवारी, या कोई साइकिल चलाई, ठीक है, जिसको बोलते हैं साइकिल चलाना या साइकिलिंग, साइकिल चलाने से, या अचानक गिरने से, अचानक गिरे, या मान लो कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, अचानक से कोई झटका लग गया उसकी वजह से, तो हम कहेंगे अचानक गिरने से, अचानक गिरने से। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि सक्रिय खेल भागीदारी, सक्रिय खेल भागीदारी, या फिर एक होता है फीमेल टेम्पोन। क्या होता है? फीमेल टेम्पोन, उस टेम्पोन के घुसने से भी हो सकता है। ठीक है, अब की दांत निकालने हैं तो टेम्पोन होता है क्या? टेम्पोन होता है कि जो एथलीट महिलाएं होती है, ठीक है, उनके अंदर जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, जनरली हम कहते हैं महिलाएं, आपने पेड में मूवी देखी तो वो क्या करती, पेड गई होती थी, पहले क्या करते थे, गंदे कपड़े वगैरह कोई भी यूज कर लेते थे। ठीक है, बाद में धीरे धीरे लोगों के अंदर जागरूकता आई और उन्होंने पेड का यूज करना चालू किया। लेकिन जो एथलीट्स महिलाएं हैं, ठीक है, यहाँ कहते हैं जो हाई प्रोफाइल वाली है, वो क्या करते हैं, सामान्यतः इन पेड का नॉर्मल यूज नहीं करती है, वो टेम्पोन का यूज करती है। अगर आप टेम्पोन की स्ट्रक्चर देखेंगे ना, तो उसके बाद रबड़ की कवरिंग होती है, ऐसी स्ट्रक्चर होती है इसकी। ठीक है, और इसके अंदर वही मटेरियल लगा होता है अंदर की साइड में, जो कि फीमेल के जो नॉर्मल पेड होता है, जो स्टेपी है, विस्पर नाम हम जो आजकल मार्केट में सुनते हैं। ठीक है, जैसे हम टीवी में एड वगैरह देखते थे। ठीक है, तो हम कहते हैं उन्हीं पेड का जो मटेरियल है, उसी से बना हुआ एक मटेरियल के अंदर कोई पदार्थ होगा। ठीक है, जैसे मान लो हमने इसके अंदर पेड रखा है, ठीक है, और बाहर धागे से लटकाया गया इसको। अब जैसे मान लो फीमेल को लगा भाई गेम है, अब ऐसा तो नहीं भाई ओलंपिक खेल रहे हैं, कहते हैं देखो आप मैं गेम तैयारी मत नहीं करनी, ऐसा तो नहीं सकता पड़ेगा। तो वो क्या करती है, टेम्पोन का यूज करती है। वो टेम्पोन को पहले अपनी वेजाइना के अंदर इंसर्ट करेगी, इंसर्ट करके इस रबड़ वाली कवरिंग को बाहर खींच लेगी, तो ये जो पेड है ये क्या करेगा, वेजाइना की कवरिंग को ढक लेगा। अब जैसे ब्लीडिंग बाहर आएगी तो उनकी ब्लीडिंग क्या होगी, इसकी तरह एब्जॉर्ब कर ली जाएगी। उनको लगेगा भाई जैसे ब्लड से पूरा फुल हो चुका है, उस ऑफिस धागे को खोलने के बाद खींचा जाता है, टेम्पोनिंग होता है। ठीक है, उल्टी सीधे दिमाग ना लगे। ठीक है, इसका मैंने डायग्राम भी आपको नोट्स के अंदर साथ में भेजा है, देख लेना। ठीक है, देखिए हम कहते हैं ये कोमारी या वर्जिनिटी का सूचक नहीं, घुड़सवारी करने से, साइकिल चलाने से, अचानक गिरने से, या सक्रिय खेल भागीदारी से हम कहते हैं ये टूट सकता है। ठीक है, अब देखिए हमने कहा इसके पास में दो ग्रंथियां पाई जाती है जिनका नाम है बार्थोलिन। क्या नाम है भाई? बार्थोलिन। ठीक है, बार्थोलिन का एक दूसरा नाम भी है, और इसका दूसरा नाम क्या है भाई? ऊपर ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड। क्या नाम है भाई? ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड। अब वेस्टिबुलर क्यों नाम लिया है? क्योंकि हम कहते हैं जहां से लेबियम माइनर शुरू होता है, जहां पर खत्म होता है, इस पूरे भाग को बोलते हैं वेस्टिब्यूल। क्या बोलते हैं भाई? तो लेबियम माइनर यहां से शुरू है, तो हमने कहते हैं यहां से लेके और यहां तक का ये जो पूरा भाग है, इसको हमने क्या बोला भाई? वेस्टिब्यूल। क्या बोला भाई? वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल कौन सा भाग है? लेबिया माइनोरा का, लेबिया माइनोरा से घिरा भाग, इसको हम क्या बोलते हैं भाई? वेस्टिब्यूल। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, लेबिया माइनोरा ना देके वेस्टिब्यूल दे दिया, भाई ये पूरा भाग कौन सा हो गया? वेस्टिब्यूल भाग। और इसमें पूछ लिया क्या आएगा, तो हमने एक तो मूत्र छिद्र है, एक योनि छिद्र है। अब देखिए मूत्र छिद्र के ऊपर की तरफ हम कहते हैं एक अंगुलीनुमा संरचना होती है, जिसको हम बोलते हैं क्लाइटोरिस। क्या नाम देते हैं? क्लाइटोरिस। ये हम कहते हैं कि इनके अंदर महिलाओं के अंदर उत्तेजनशील ऊतक है। कौन सा भाई? ऊतक, जो उत्तेजनशील ऊतक है उनसे बना होता है। ठीक है, जब इनको सेक्सुअल स्टिमुलेशन मिलता है, ठीक है, उस टाइम हम कहते हैं ये इरेक्ट हो जाता है। ठीक है, और इसको हम कहते हैं ग्लांस पेनिस के ये समझाता है। इसके समझाते हैं भाई? ग्लांस पेनिस के समझाता है। अब देखिए हमने एक चीज देखी थी, लेबिया मेजोरा। क्या देखा था भाई? लेबिया मेजोरा। हमने कहा ये त्वचा के वाला है, किसके वाला है भाई? त्वचा के वाला है, और रोम युक्त होते हैं। ये जो मेल के अंदर जैसे स्क्रोटम है, जो वृषणकोश है, उसी प्रकार के फीमेल के अंदर ये होते हैं। तो हम कह सकते हैं ये क्या है? वृषणकोश की समझाता है। किसकी समझाता है? हम कह सकते हैं ये है स्क्रोटम की समझाता है। किसकी समझाता है भाई? स्क्रोटम की समझाता है। क्लियर बात? अब देखिए ये जो आपका मूत्र द्वार है, इसके पास में दो ग्रंथियां होती है। ठीक है, इनका नाम होता है, इन ग्रंथियों का नाम होता है आपके लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड। चुप रहे भाई, आवाज ना करें। लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड। क्या नाम होता है भाई?
लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड। और यूरिथ्रल ओपनिंग के दोनों ओर पाई जा रही है, इसलिए नाम दे सकते हैं पेरा यूरिथ्रल ग्लैंड। क्या नाम दे सकते हैं? पेरा यूरिथ्रल ग्लैंड। तो यहां पर लिख लेते हैं कि जो लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड है कौन है भाई? लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड, जिसका दूसरा नाम है पेरा यूरिथ्रल ग्लैंड। क्या नाम है भाई? पेरा यूरिथ्रल ग्लैंड। अब इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि जब संभोग की क्रिया होती है उसमें हम कहते हैं फीमेल में से व्हाइट सब्सटेंस डिस्चार्ज होता है और वो डिस्चार्ज इसी ग्लैंड के कारण होता है। तो तरल निकल जाए उसका कारण यही है, इसी ग्रंथि से निकलता है। ठीक है, तो हम कहेंगे ये क्या करती है? सेक्सुअल एक्साइटमेंट के समय, एक्साइटमेंट के दौरान तरल का स्राव करती है। क्लियर है बात? अब देखिए हम कहेंगे लेबिया माइनर का ये वाला भाग यहां पर आकर मिल रहा है। ठीक है, इस मिलने वाले भाग को बोलते हैं पोर चीटे। क्या बोलते हैं भाई? पोर चीटे। ठीक है, जैसे हमने कहा ग्लास पेनिस के ऊपर कवरिंग होती है स्किन की, उसको हमने क्या बोला था? परक्यूस। ठीक है, तो यहां पर हमने ये ग्लास पेनिस के समझा थे, तो इसके ऊपर भी कवरिंग होगी। तो ये जो टोपिनुमा भाग है इसको हम क्या बोलेंगे? परक्यूस। क्लियर है? अरे यहां तक कोई डाउट? ये भाई गर्भाशय। अरे दांत नहीं बोलो। ये है अंडाशय, ये है गर्भाशय। अंडाशय और गर्भाशय के बीच में जो सेगमेंट होता है उसको हम बोलते हैं ओवेरियन लिगामेंट। क्या बोलते हैं भाई? ओवेरियन लिगामेंट। और कई बुक के अंदर इसको यूटेराइन लिगामेंट लिख देता है। क्या लिख रखा भाई? यूटेराइन लिगामेंट। ये हमारे शरीर की भित्ति है। कौन है भाई? शरीर की भित्ति। हम कहेंगे इससे भी जुड़ा रहेगा। इसके अंदर जो लिगामेंट है उनका नाम होता है सस्पेंसरी लिगामेंट। क्या नाम होता है भाई? सस्पेंसरी लिगामेंट। ठीक है, ये होता कैसा था? हमने बादाम जैसा। कैसा होता भाई? बादाम जैसा। इसकी जो बाह्य परत है वहां पर रख देते हैं आपके सरल घनाकार उपकला की परत होती है। कौन सी होती है भाई? सरल घनाकार उपकला की परत होती है। इसीलिए सरल घनाकार उपकला को कौन सा उपकला कहते हैं? जननीय उपकला। कौन सा कहते हैं भाई? जननीय उपकला। लीजिए भाई, ये अपन डायग्राम बना दिया इसका। जो यहाँ पर सरल घनाकार कौन सा हो गया? सरल घनाकार, सिंपल क्यूबोइडल। सिंपल ठीक है, इसके अंदर की तरफ हम कहते हैं एक परत होती है जिसका नाम होता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या नाम होता है भाई? और ट्यूनिका एल्बुजिनिया किससे बनी होती है? यह है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और ट्यूनिका एल्बुजिनिया बनी होती है आपके व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। किसे बनी होती है? व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। इसके अंदर का जो भाग है इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं भाई? इसके अंदर के भाग को क्या बोलेंगे भाई? स्ट्रोमा या पिट्ठिका। क्या बोलते हैं भाई? पिट्ठिका। ठीक है, इस पिट्ठिका के भी दो भाग है। जो बाहर वाला है इसको तो हम बोलेंगे कोर्टेक्स। क्या बोलेंगे भाई? और ये जो अंदर वाला है इसको बोलेंगे मेडुला। मेडुला को हिंदी में क्या बोलते हैं? मध्यांश। और बाहर वाले क्या बोलते हैं? बल्ब। ठीक है, ये डायरेक्ट एंचाइटिक ग्लैंड जिनको मैंने डायग्राम के थ्रू बताया। ठीक है, अब देखिए हमने एक लिगामेंट और बनाया था जिसका नाम था ब्रॉड लिगामेंट। क्या नाम था? ब्रॉड लिगामेंट। वो इस अंडाशय को क्या करेगा? हमारी शरीर भित्ति से, ठीक है, और जो पेरिटोनियम है उससे चिपका रखेगा। किससे चिपका रखेगा? पेरिटोनियम। शरीर भित्ति से कौन सा है? सस्पेंसरी। ठीक है, अब इसके अंदर और भी आते हैं कि लेकिन अपने को दो ही याद रखने होते हैं। एक तो होता है ओवेरियन लिगामेंट, ठीक है, और एक होता है सस्पेंसरी या ब्रॉड लिगामेंट। कई जगह सस्पेंसरी को ब्रॉड ही बताया जाता है। क्लियर है? अरे यहां तक कोई डाउट नहीं? डिस्टल ग्रंथि की अगर हम डायग्राम बनाएं तो हम कहते हैं कि हमारे पसलियों के ऊपर कुछ पेशियां पाई जाती हैं जिनको बोलते हैं पेक्टोरेलिस मसल्स। क्या बोलते हैं भाई? तो ये है अपनी पेक्टोरेलिस मसल्स। कौन सी है भाई? पेक्टोरेलिस मसल्स। ठीक है, हम कहते हैं कि हमारी जो स्तन ग्रंथि है वो क्या है? संचयित वसा और ग्रंथिल ऊतकों से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है भाई? संचयित वसा और ग्रंथिल ऊतकों से। ठीक है, जब हम इसकी संरचना देखें तो हम कहते हैं इसकी संरचना कुछ इस टाइप से होती है। ये बनी होती है आपकी वसा से। किससे बनी होती है भाई? वसा से। और साथ में ग्रंथिल ऊतक से। किससे बनी होती है भाई? ग्रंथिल ऊतक से। इसके अंदर जो ग्रंथिल ऊतक है वो कहते हैं 15 से 20 पालियां बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? इन पालियों को हम बोलते हैं स्तन पाली। क्या बोलते हैं भाई? प्रत्येक पाली को क्या बोलेंगे भाई? स्तन पाली। तो हमने कहा ये भाई जैसे एक पाली की हम संरचना देख लेते तो एक ही मान लिया कोई पाली है। ठीक है, इस पाली के अंदर हम कहते हैं कुपिकाएं होती है। क्या होती है भाई? कुपिकाएं। तो ये लीजिए भाई हमने कुपिका बना ली छोटी छोटी। ये भी छोटी छोटी कुपिकाएं।
ये होगी छोटी छोटी कूपिकाएं। इनको हम नाम दे देंगे स्तन कूपिका। क्या नाम दे देंगे? स्तन कूपिका। कूपिका यानी मेमरी एल्वियोलाई। क्या नाम देंगे भाई? या मेमरी एसिनाई भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एसिनाई। अब इनके अंदर क्या दूध का निर्माण होता है? किसका निर्माण होता है भाई? दूध का। तो हम कहेंगे ये जो कूपिका है ये आगे आकर हम कहेंगे मेमरी ट्यूब्यूल में खुलती है। किसमें खुलती है भाई? मेमरी ट्यूब्यूल्स में। तो ये लीजिए भाई, ये हमने यहाँ पर मेमरी ट्यूब्यूल्स बना दी। ठीक है, तो ये इनसे यहाँ निकलेगी मेमरी ट्यूब्यूल। क्या निकलेगी भाई? मेमरी ट्यूब्यूल। ठीक है, ये आ रही है मेमरी ट्यूब्यूल्स। मेमरी ट्यूब्यूल, ये मेमरी ट्यूब्यूल है, ये हम आगे जाके कहेंगे भाई खुलेगी किसमें? मेमरी डक्ट में। किसमें खुलेगी भाई? मेमरी डक्ट में। ये जो मेमरी डक्ट है इसका आगे का भाग खुला हुआ होगा। क्या होगा भाई? खुला हुआ। और खुला 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 था भाई एम्पुला। ठीक है, ये एम्पुला क्या करेगा? यहाँ से रेक्टिफेरस डक्ट में खुलेगा। किसमें खुलेगा भाई? और रेक्टिफेरस डक्ट कितनी होती है भाई? लगभग 15 से 20। कितनी होती है भाई? 15 से 20। तो हम कहेंगे ये रेक्टिफेरस डक्ट आ गई, ये दूध को लेके। अब जैसे मान लो बेबी है, जो बच्चा है, वो क्या करेगा? इस निप्पल को सक करेगा। ठीक है, अपने मुंह से जैसे निप्पल को दबाएगा तो मां को लगेगा हाँ बच्चे को भूख लगी। ठीक है, तो मां की जो पिट्यूटरी है, ठीक है, उससे निकलेगा ऑक्सीटोसिन। क्या निकलेगा भाई? ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन इसके अंदर संकुचन करेगा और संकुचन के साथ में अपने यहां से मिलके वो बाहर आता है। क्लियर बात है? ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? दुग्धपान। क्या बोलते हैं? अब ये जो निप्पल है, ये वाली जो संरचना, इसका नाम हमने दिया निप्पल। क्या नाम दिया भाई? निप्पल। निप्पल को हम हिंदी में बोलते हैं चुचुक। क्या बोलते हैं भाई? क्या बोलते हैं? चुचुक। 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 अरे चुचुक नहीं, चुचुक करते रहेगा। देखो इसके चारों ओर हम कहते हैं हमें पिगमेंटेड एरिया दिखाई देता है, थोड़ा रंगीन वर्णित एरिया दिखाई देता है। इसको बोलते हैं एरियोला। क्या बोलते हैं भाई? इसको क्या बोलते हैं भाई? एरियोला। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि वसा और मनत्री उत्तकों से मिलकर हमारी स्तन ग्रंथि बनी होती है। इसके अंदर 15 से 20 पालियां होती है। क्या होती है भाई? 15 से 20 पालियां। इन पालियों के अंदर होती है कूपिका। क्या होती है भाई? कूपिका के अंदर होता है दूध का निर्माण। क्या होता है भाई? दूध का निर्माण होता है। और दुग्ध का निर्माण करने के लिए कौन सी हार्मोन जिम्मेदार है? प्रोलैक्टिन। कौन है भाई? और एक है HPL। कौन है भाई? HPL बोले तो ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। कौन है भाई? ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, मानव अपरा लैक्टोजन। क्लियर भाई? तो हम कहेंगे इसके लिए दो हार्मोन है, एक तो है PRL। कौन है भाई? PRL यानी प्रोलैक्टिन। कौन है भाई? प्रोलैक्टिन। और एक है HPL। कौन है भाई? यानी ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। क्लियर भाई? इसने क्या किया? इसके अंदर दूध का निर्माण करा है। अब दूध कूपिका में बना और कूपिका से गया कहां पे? हम कहेंगे मेमरी ट्यूब्यूल। इसमें क्या भाई? मेमरी ट्यूब्यूल। इसको बोलते हैं स्तन नलिका। क्या बोलते हैं भाई? स्तन नलिका यानी मेमरी ट्यूब्यूल। मेमरी ट्यूब्यूल। और मेमरी ट्यूब्यूल से हमने कहा चला गया स्तन वाहिनी में। किसमें चला गया भाई? यानी मेमरी डक्ट। क्या भाई? मेमरी डक्ट। और मेमरी डक्ट हम कहेंगे अपना एक खुला हुआ भाग बना लेती है, जिसको हम बोलते हैं क्या? एम्पुला। क्या बोलते हैं भाई? यहाँ पर ये लेक्टिफेरस डक्ट है। ठीक है, हमने कहा इसका भाग आ गया खुला हुआ, जिसका नाम क्या भाई? एम्पुला। और एम्पुला आगे जाकर खुलेगा किसमें? लेक्टिफेरस डक्ट। किसमें खुलेगा भाई? लेक्टिफेरस वाहिनी या लेक्टिफेरस डक्ट। ठीक है, ये निप्पल के थ्रू हम कहेंगे बाहर चली जाएगी। किसके थ्रू जाएगी भाई? निप्पल या चुचुक के थ्रू। चलिए भाई, हाँ अब देखिए, अब क्वेश्चन ये आता है कि जो स्तन ग्रंथि का विकास है वो किस हार्मोन के कारण होता है? हम कहते हैं कि जब प्रेगनेंसी होती है उससे पहले हम कहते हैं स्तन ग्रंथि का साइज छोटा होता है और प्रेगनेंसी के टाइम पे साइज बड़ा हो जाता है, क्योंकि उसको अंदर दूध का निर्माण करना है तो अपना साइज बढ़ाना पड़ता है। ये किस हार्मोन के कारण होता है? ये होता है प्रोजेस्टेरोन के कारण। किसके कारण? क्योंकि फीमेल्स के अंदर जो श्रावण हो रहे हैं उनके लिए मुख्यतः जिम्मेदार होता है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कब भाई? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, तो स्तन ग्रंथियों का विकास है। इसका विकास है भाई? स्तन ग्रंथियों का विकास। उसके लिए जिम्मेदार कौन है भाई? प्रोजेस्टेरोन। कौन है भाई? और सामान्यतः अगर हम बात करें जब यौनारंभ होता है हम कहते हैं उस वक्त भी स्तन ग्रंथियां विकसित होने लगती है, उस टाइम जिम्मेदार कौन होता है? उस टाइम मुख्यतः जिम्मेदार होता है एस्ट्रोजन। कौन होता है भाई? एस्ट्रोजन। ठीक है,
हम कहेंगे सामान्य तह यौनारंभ के दौरान, क्यों भाई यौनारंभ के दौरान स्तन ग्रंथियों का विकास कौन करता है भाई? स्तन ग्रंथियों का विकास वो करता है आपका एस्ट्रोजन। कौन करता है भाई? एस्ट्रोजन। क्लियर बात है? अरे यहाँ तक बात क्लियर? कोई डाउट किसी को? दूध का निर्माण चालू क्यों? क्योंकि ऐसा तो नहीं भाई दूध के अंदर कोई फैक्ट्री लगी है, दूध को पूरा कॉन्सेंट्रेट बनाया है, ठीक है। यहाँ से जो दूध बनेगा वो डाइल्यूट फॉर्म में होगा। कैसे होगा? डाइल्यूट फॉर्म। तो उसको क्या किया जाएगा, यहाँ पर धीरे धीरे लाकर ये जो एलुलाई ये दूध बनाएगी और उसको धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, इसको सांद्रित किया जाता है, ठीक है। जब बच्चा पैदा होता है उसको आप लोगों ने देखा होगा, जब हम लोग घर में क्या है दूध गर्म करते हैं तो हम क्या करते हैं, दूध का एकदम गैस मंदा कर देते हैं, हम देते हैं आधे घंटे तक दूध पड़ा रहता है, उससे मामूली येलो येलो कलर का। अरे कभी देखा है? कैलिफोर्निया से इंडिया से है, कैलिफोर्निया से देखा है, ठीक है। तो हम देखते हैं मामूली वो कुछ येलो हो जाता है। तो इसमें भी जब वो कॉन्सेंट्रेट होगा तो पानी है उसको अवशोषित किया जाएगा, ठीक है। और वो जब शांत होगा इसका कलर भी कैसा होता है? नीला। तो जब पहली बार जो दूध निकलता है तो कैसा होता है? हल्का पीले रंग का। कैसा होता है? हल्का पीले रंग। उसको क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रॉल। क्या बोलते हैं भाई? कोलेस्ट्रॉल या खीस। अब ये आता है भाई दूध को यहाँ से रिलीज कराने के लिए हार्मोन कौन सा है? तो उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। क्या नाम है? ऑक्सीटोसिन। कौन रिलीज करेगा? ऑक्सीटोसिन। तो यहाँ पर ये भी लिख देते हैं कि दुग्ध को मुक्त कराने वाला हार्मोन कौन है भाई? मुक्त करवाने वाला हार्मोन, ठीक है। यहाँ हम इसको बोल देंगे दुग्ध स्रावी हार्मोन। क्या भाई? दुग्ध स्रावी हार्मोन। इसका नाम क्या है? ऑक्सीटोसिन। क्लियर बात? अब अपनी एनसीईआरटी 11th वाली कौन सी भाई? 11th वाली एक लाइन देती है कि प्रोलैक्टिन दुग्ध का निर्माण तो करता है, साथ में स्तन ग्रंथियों के विकास में भी सहायता करता है। अब ये कैसे होगा? तो हम लोगों ने ये पढ़ रखा है पहले कि हमारी जो स्तन ग्रंथि है कौन है भाई? स्तन ग्रंथि वो एक तरीके की रूपांतरित स्वेट ग्लैंड है। कौन सी भाई? रूपांतरित स्वेट यानी पसीने वाली ग्रंथि। कौन सी भाई? पसीने वाली, ठीक है। तो हम कहेंगे स्तन ग्रंथि क्या है? हम कहेंगे मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है। कौन सी भाई? मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, ठीक है। इसके अंदर हम कहेंगे वसा जमा होती गई और इन्होंने धीरे धीरे क्या कर लिया? स्तन ग्रंथि का रूप ले लिया। हालांकि मेल में भी स्तन ग्रंथियां होती है लेकिन वो विकसित नहीं होती, कार्यशील नहीं होती, लेकिन मादा के अंदर क्या होती है? कार्यशील होती है, ठीक है। तो हमारी एनसीईआरटी ये भी कहती है कि मादा में एक जोड़ी कार्यशील स्तन ग्रंथियां होती है जो मादा जनन तंत्र के साथ संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से संयोजित रहती है। कैसे रहती है भाई? संरचनात्मक और क्रियात्मक। क्लियर बात? क्योंकि हम क्या करते हैं संरचना देख के बता देते हैं हमारी मादा ही नहीं, तो वो संरचनात्मक। अब क्रियात्मक कैसे? हार्मोनों का रेगुलेशन। भाई हार्मोन्स का इनके साथ भी कनेक्शन है और वही हार्मोन्स कहां है? ओवरी के अंदर, वही अपने यूटेरस में, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। हम कह देते हैं कि इनका क्या है? मादा जनन तंत्र के साथ भी संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से संयोजन होता है। क्लियर बात है? ठीक है। अब हमने कहा कि मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होती है और ये एक प्रकार की एपोक्राइन ग्रंथि है। कैसी है भाई? एपोक्राइन ग्रंथि। अब देखो, अब आता है आपके 11th के टिश्यू वाला पार्ट जहां पर हमने ग्रंथि के 3 प्रकार पढ़े थे। कितने पढ़े थे? हमने कहा एक ग्रंथि होती है एक्राइन। कौन सी होती है भाई? एक होती है एपोक्राइन। कौन सी होती है भाई? और एक होती है होलोक्राइन। कौन होती है भाई? होलोक्राइन, ठीक है। एक्राइन ग्रंथि हम कहते हैं ऐसी ग्रंथि होती है जो क्या निकाले? अपने में से सिर्फ और सिर्फ जो स्राव बना रखा है, जो श्रवण के लिए जो पदार्थ बना रखा है वो निकाले। एपोक्राइन क्या करती है? ये जैसे मान लिया हमने कहा एपोक्राइन ग्रंथि है तो इसने मान लो अपना स्राव है ऊपर वाले भाग में संग्रहित कर लिया। जब ये श्रावण करेगी तो हम कहेंगे इस ऊपर वाले पूरे भाग को बाहर निकाल देंगे। और वैसे ही हमारी स्तन ग्रंथि, आपने ये देखा होगा कभी कि जब मादा प्रेग्नेंट होती है उस टाइम हम कहते हैं स्तन ग्रंथियों का विकास थोड़ा ज्यादा हो जाता है या इनकी वृद्धि ज्यादा हो जाती है। जैसे जैसे हम देखते हैं 8-9 महीने बाद में इसका जो आकार है वो पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या क्यों होता है? क्योंकि हम कहते हैं इसके अंदर जो श्रवण वाला भाग था वो निकाल दिया गया, ठीक है। हम कहते हैं ऐसी ग्रंथियां जो अपने श्रवण में अपने कोशिका द्रव्य के भाग को भी निकालती है उसको हम क्या बोलते हैं? एपोक्राइन, ठीक है। कुछ ग्रंथियां ऐसी होती है जिनका नाम होता है होलोक्राइन। क्या होता है? होलोक्राइन। ये क्या करती है कि अपने श्रवण को पूरी कोशिका के अंदर बनाए हुए रखती है। जैसे हमारे यहाँ पर मान लो कोई पिंपल्स हो गया या हमारे यहाँ पर हमने कह दिया कोई सीबेशियस ग्लैंड है जिससे कोई पस वगैरह निकल रही है तो वो क्या है? सीबेशियस ग्लैंड है जिससे ऑयल सब्सटेंस निकल रहे, तेली पदार्थ निकल रहे। हम लोग ये कील वगैरह आपने देखी होगी, चेहरे पे कील हो जाती है, जब आप नाई वाई से सही कराते हो तो कील एकदम यहाँ से खत्म, कील का निशान भी लगभग खत्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर जो श्रवण है वो पूरा का पूरा बाहर निकाल दिया है। वो ग्रंथि क्या कर रही है? अपने पूरे भाग के अंदर अपने श्रवण को रख रही है। या कई बार ये होता है आपने कोई फोड़ा है, फंसी हो जाती है
तो फुंसी के अंदर क्या होता है, जब तक अंदर की पस है पूरी बाहर निकलेगी, बाहर निकलते हम कहेंगे वो फुंसी खत्म, यानी वो ग्लैंड खत्म। यानी ग्लैंड ने क्या कर दिया, अपना पूरा का पूरा भाग श्रवण के रूप में निकाला, इसको हम बोलते हैं होलो ग्लैंड। क्या बोलते हैं भाई, क्लियर बात है? ठीक है, तो हमारी मेमोरी के लिए कौन सी है, एपोग्राइन। जब हम कह रहे हैं ये दूध के साथ में जब इसका भाग बाहर निकल रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत इसका मीट वगैरह भी बाहर निकल रहा है, हालांकि डायरेक्ट हमें मीट नहीं दिखाई देता, ठीक है, लेकिन वो क्या है, दूध की फॉर्म में कन्वर्ट होकर आ रहा है। तो कोई ये नहीं कह सकता कि हम शाकाहारी हैं, कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, बॉडी का सेवन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कल एक बच्चा कोई दूध पी रहा था, ठीक है, हालांकि खीर पी रहा था, मैंने उसका तो घुमा साइड बोल कैसे, मैंने कहा दूध के अंदर ये कंपोनेंट, बोले यार पीने दो, अभी तो बाद में देखेंगे। हाँ अभी नहीं, ठीक है। अब देखो, अब इसके अंदर हम ये कहते हैं, क्योंकि हम कहते हैं बच्चा होने के लिए कुछ 8-9 महीने तक नॉर्मल दूध आता रहता है, इसीलिए अपनी एनसीईआरटी का चौथा चैप्टर जिसका नाम है जनरल स्वास्थ्य, क्या नाम है, वो एक बात लिखता है कि लगभग 6 महीने तक प्रसव के बाद में माता में आर्तचक्र नहीं आता है। उसका कारण क्या है, प्रोलैक्टिन का बढ़ावा किसका, क्या भाई, प्रोलैक्टिन का बढ़ावा है। क्यों, जब दूध का स्राव हो रहा है तो हम कहेंगे प्रोलैक्टिन वापस आके इस ग्रंथि को बनाएगा, ठीक है, जहां से हम के स्राव निकला उस भाग को बनाएगा, इसीलिए हम क्या कहते हैं, प्रोलैक्टिन दूध ग्रंथि के निर्माण यानी विकास, वृद्धि, ठीक है, तथा उसमें दूध बनाने की क्रिया को नियमित करता है। क्लियर बात, ये एनसीईआरटी की ईआरई क्लास का फॉर्म है। 12वीं क्लास के अंदर प्रोलैक्टिन इतने देर का भाई दूध का स्राव करता है, दूध का निर्माण करवाता है, ऑक्सीटोसिन दूध का श्रवण करता है, इस तरह ग्रंथि की वृद्धि के लिए जिम्मेदार है प्रोजेस्टेरोन, कौन है, प्रोजेस्टेरोन, सब प्रेगनेंसी के, कभी भी प्रेगनेंसी टाइम सामान्यतः कौन है, एस्ट्रोजन। क्लियर बात, ठीक है, क्योंकि एस्ट्रोजन हम कहते हैं क्या करता है, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का नियमित करता है, क्या करता है, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का नियमन। और मादा के अंदर विकसित स्तन ग्रंथि क्या है, एक द्वितीयक लैंगिक लक्षण है, ये कोई द्वितीयक जनन अंग नहीं है मादा का, ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण है मादा का, ये ज्यादा है। तो एक पॉइंट ये भी ऐड कर लेना कि स्तन ग्रंथि क्या है, मादा का द्वितीयक लैंगिक लक्षण, एसएससी, ठीक है, एग्जाम लगते हैं एसएससी, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों, सेकेंडरी सेक्स ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। देखिए हम कहते हैं कि हमारी जो स्तन ग्रंथियां हैं हमारी यानी मादाओं की, ठीक है, वो हम कहते हैं मादा जनन तंत्र के साथ में संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से संयोजित होती है, और मादाओं के अंदर एक जोड़ी क्रियाशील स्तन ग्रंथियां पाई जाती है। कितने जोड़ी पाई जाती है, ठीक है, संरचना एक बार वापस दिखा देता हूं। हम कहते हैं स्तन ग्रंथियां ग्रंथि ऊतकों और वसा से बनी होती है, किससे बनी होती है, ग्रंथि ऊतकों और वसा से। वसा हम कहते हैं इसके अंदर 15 से 20 पालियों के रूप होती है, कितने के भाई, 15 से 20 पालियों के रूप। इसके अंदर हम कहते हैं छोटी-छोटी कुपिकाएं होती है, क्या होती है, छोटी-छोटी कुपिकाएं। इन कुपिकाओं के अंदर हम कहते हैं दूध का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है भाई, कुपिकाओं के अंदर दूध का निर्माण होता है, ठीक है। तो हमने कहा भाई कुपिका का अंदर क्या हो रहा है, दूध का निर्माण, कौन से हार्मोन की प्रेजेंस में, प्रोलैक्टिन और एचपीएफ, प्रोलैक्टिन और एचपीएफ यानी ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ठीक है। लैक्टोजन नाम हमेशा दूध के लिए आता है, किसके लिए आता है, दूध के लिए। तो लैक्टो नाम दूध के लिए आता है, जैसे हमने पढ़ा था लैक्टोज, लैक्टोज के बैक्टीरिया में क्या लिखा था, दुग्ध शर्करा लिखा था भाई, केमिस्ट्री में लिखा है, बायोमोलिक्यूल में भी लिखा है, ठीक है। अब देखो भाई हमने कहा एल्यूला, ये इससे निकला मेमोरी ट्यूब्यूल, क्या निकला भाई, मेमोरी ट्यूब्यूल यानी स्तन नलिका, क्या निकला भाई, स्तन नलिका। कई सारी स्तन नलिका आकर खुल गई स्तन वाहिनी, शुक्र भाई, स्तन वाहिनी, स्तन वाहिनी का फूला हुआ भाग, फूला एम्पुला आपके आगे खुलेगी लैक्टिक वेरस डक्ट में, किसमें खुलेगी, और लैक्टिक वेरस डक्ट से बाहर निकलेगा निप्पल, कौन निकलेगा भाई, निप्पल, ठीक है। और ये निप्पल है, इससे हम कहेंगे बेबी क्या करेगा, मिल्क को सक आउट करेगा, ठीक है। इस निप्पल के अराउंड में हम कहेंगे एक पिगमेंटेड रीजन होगा, उसको हम बोलते हैं एरियोला, क्या बोलते हैं भाई, एरियोला। हम कहते हैं कि जब प्रेगनेंसी के टाइम स्तन ग्रंथि का विकास है वो कौन करता है, प्रोजेस्टेरोन, P फॉर प्रेगनेंसी और P फॉर प्रोजेस्टेरोन। सामान्य क्या कौन करता है, एस्ट्रोजन, ठीक है। और प्रोलैक्टिन भी हम कहते हैं थोड़ा बहुत विकास भी करता है और दूध का निर्माण करता है, क्लियर बात। अच्छा गर्भाशय में 3 स्तर होते हैं, हम बात करते हैं गर्भाशय के स्तर। सबसे पहला होता है पेरीमीट्रियम, कौन सा होता है भाई, पेरीमीट्रियम, इसको हम बोलते हैं परिगर्भाशयी परत, क्या बोलते हैं भाई, परिगर्भाशयी परत। इसके अंदर होता है मायोमेट्रियम, क्या होता है भाई, मायोमेट्रियम, इसको हम बोलते हैं मध्य गर्भाशयी परत, मध्य गर्भाशयी परत। इसके अंदर की तरफ होता है एंडोमेट्रियम, क्या होता है भाई, एंडोमेट्रियम, इसको हम बोलते हैं अंत्य गर्भाशयी परत, क्या होता है भाई, अंत्य गर्भाशयी परत। अब देखो इसका तो अपने अंदर जनरली कोई इतना ज्यादा काम रहता है नहीं, ठीक है। इसकी बात करते हैं तो ये हम कहते हैं प्रसव के दौरान, किसके दौरान भाई, प्रसव के दौरान
तीव्र संकुचन उत्पन्न करती है। क्या करती है भाई? तीव्र संकुचन है उत्पन्न करती है। वेरी बैड एंड बात करते हैं एंडोमेट्रियम की। किसकी बात करें भाई? एंडोमेट्रियम की। उससे पहले मायोमेट्रियम पे एक बात और लिख देते हैं कि ये स्मूथ मसल्स की बनी होती है। किसकी बनी होती है भाई? स्मूथ मसल्स की। एंडोमेट्रियम की बात करें तो एंडोमेट्रियम हम कहते हैं कि आपके दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? एक होती है स्ट्रेटम बेसिलस। कौन सी होती है भाई? स्ट्रेटम बेसिलस। और एक होती है आपकी स्ट्रेटम फंक्शनलिस। कौन सी होती है भाई? फंक्शनलिस। ठीक है। फंक्शनलिस क्या करेगी? आर्थ चक्र के दौरान बनती तथा टूटती रहती है। आर्थ चक्र के दौरान बनती तथा टूटती के दौरान बनती कोमा अपघटित ठीक है। और ये क्या होगी? ऑलवेज। क्लियर बात? अब देखो, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी एम्पुला की। किसकी बात करते हैं भाई? एम्पुला भाग वो भाग है जहां पर हम कहते हैं निषेचन की क्रिया होती है। ठीक है। और अपनी एनसीईआरटी निषेचन के टाइम पे एक बात लिखती है कि क्या कारण है कि सभी संभोग क्रियाएं निषेचन की क्रिया नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं निषेचन हमेशा तभी होता है जब शुक्राणु और अंडाणु दोनों आपके एम्पुला पर आ जाए। कहां जाए भाई? एम्पुला पर। 2018 के अंदर एनसीईआरटी में होता अपडेट। क्या होता भाई? अपडेट। उससे पहले लिखा जाता था कि निषेचन होता है एम्पुलरी स्टमस जंक्शन पर। कहां होता भाई? एम्पुलरी स्टमस जंक्शन पर। और 18 के अंदर अपडेट करके लिख दिया भाई निषेचन होता है एम्पुला में। कहां होता भाई? एम्पुला। ठीक है। तो हम कहेंगे एम्पुला। ठीक है। तो हम कहेंगे ये होता है फैलोपियन नलिका का खुला हुआ भाग। किसका भाग होता है भाई? फैलोपियन नलिका का खुला हुआ भाग। ठीक है। ये होता है निषेचन स्थल। क्या होता है भाई? निषेचन स्थल। तो ये पूछा जाता है कई बार कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कौन सी है? निषेचन का स्थल कौन सा है? तो वो होती है एम्पुला। ठीक है। और यही कारण है कि हम कहते हैं संभोग के बाद में जब शुक्राणु मादा की योनि से हम कहते हैं गति करते हुए फैलोपियन ट्यूब की तरफ आते हैं, तो अगर शुक्राणु और अंडाणु हम कहते हैं एम्पुला पर मिल गए तो निषेचन हो जाएगा। ठीक है। अगर वहां पर नहीं आए तो हम कहते निषेचन नहीं हो पाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि सभी संभोग क्रियाएं निषेचन की अवस्था नहीं हो सकती या सहगर्भता की स्थिति नहीं हो सकती। क्लियर बात? ठीक है। चलिए ये लिखिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अपनी सिस्टम यानी कि मादा जनन तंत्र। क्या है? मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र में हम कहते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग। क्या बात करते हैं भाई? तो प्राथमिक लैंगिक अंग कौन है? कौन है भाई? अंडाशय। कितने होते हैं? कैसे होते हैं? अरे बादाम जैसे। कैसे भाई? बादाम जैसे। कच्चा बादाम सुना है? वैसे हम कहते हैं एक जोड़ी अंडाशय होते हैं। कितने होते हैं भाई? एक जोड़ी। और बादाम नुमा होते हैं। कैसे होते हैं भाई? बादाम होते कहां पर है? तो हम कहेंगे हमारे श्रोणी क्षेत्र में। कहां होते हैं भाई? श्रोणी क्षेत्र। अगर द्वितीयक लैंगिक अंग की बात करें तो हम कहेंगे इसमें आएगी सहायक नलिका। कौन आएगी भाई? सहायक नलिका। आएगी सहायक ग्रंथियां। कौन आएगी भाई? सहायक ग्रंथियां। और आएगी आपकी बाह्य जननेंद्रिय। कौन आएगी भाई? बाह्य जननेंद्रियां। इनको इंग्लिश की एनसीईआरटी में एक नाम और दिया गया है, वो नाम है वल्वा। क्या नाम है भाई? वल्वा। एक हमने पढ़ा था यूला। क्या पढ़ा था भाई? यूला होता है हमारे मुंह में, तो किसी को लटकता हुआ दिखाई देता है। और बाह्य जननेंद्रिय बोलते हैं वल्वा। ये ध्यान रखना भाई। ठीक है। यू और वी का डिफरेंस है। ठीक है। कौन आती है भाई? फैलोपियन है नलिका। दूसरा आता है गर्भाशय। कौन आता है भाई? गर्भाशय। गर्भाशय से बाहर निकलती है गिरवा। कौन निकलती है भाई? गिरवा। ठीक है। और उसके बाद होती है योनि। कौन होती है भाई? योनि। ठीक है। सहायक ग्रंथियों में बात करें तो हम कहते हैं इसके अंदर दो ग्रंथियां होती है। कौन सी होती है भाई? दो ग्रंथियां। एक होती है बार्थोली। कौन सी होती है भाई? बार्थोली। और एक होती है आपकी पेरा यूरिथ्रल। कौन सी होती है भाई? पेरा यूरिथ्रल ग्लैंड। क्लियर बात? और बाह्य जननेंद्रियों की तरफ हम बात करें हम कहेंगे सबसे पहले पढ़ेंगे मोन्स प्यूबिस। क्या पढ़ेंगे भाई? मोन्स प्यूबिस। क्या पढ़ेंगे भाई? लेबिया मेजोरा के अंदर आएगा लेबिया माइनोरा। क्या आएगा भाई? लेबिया माइनोरा। अगर हिंदी में बात करें तो हम इसको बोलते हैं क्या? बृहद प्रकोष्ठ। क्या बोलते हैं भाई? और इसको बोलते हैं लघु प्रकोष्ठ। क्या बोलते हैं भाई? लघु प्रकोष्ठ। ठीक है। एक इसके अंदर संरचना दिखेगी जिसको हम बोलेंगे क्लाइटोरिस। क्या बोलेंगे भाई? क्लाइटोरिस। इसको कहते हैं भग सेप। क्या बोलते हैं भाई? भग सेप। ठीक है। और इसके अंदर हम कहेंगे और हमें क्या दिखाई देगा? तो हम कहेंगे इसके अंदर अपने को दिखाई देगा एक यूरिनरी ओरिफिस। क्या दिखाई देगा भाई? यूरिनरी ओरिफिस यानी कि मूत्र द्वार।
ठीक है। नर के अंदर हमने कहा मूत्र और जनन द्वारा वो एक ही होता है, मादा में दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर बनाए तो ये लीजिए स्ट्रक्चर। देखिए देखिए अगर हम बात करें तो हम कहते हैं ये तो है गर्भाशय। क्या भाई? गर्भाशय। गर्भाशय का ऊपरी खुला हुआ भाग कहलाता है फंडस। क्या कहलाता है भाई? फंडस। गर्भाशय का जो ऊपरी 2/3 भाग है, कौन सा भाई? ऊपरी 2/3 भाग, इसको हम बोलते हैं बॉडी। क्या बोलते हैं भाई? बॉडी। और निचला जो 1/3 भाग है इसको हम बोलते हैं सर्विक्स। क्या बोलते हैं भाई? सर्विक्स। निचला 1/3 भाग है इसको हम बोलते हैं सर्विक्स। इस बॉडी का दूसरा नाम है कार्पस। क्या नाम है भाई? कार्पस। तो गर्भाशय के कितने भाग? दो भाग। कितने? 3 भाग। कितने भाग? 3 भाग। कार्पस, फंडस और सर्विक्स। ठीक है, सर्विक्स क्या है तो हम देंगे एक संकरी नलिका है। क्या भाई? संकरी नलिका है। ठीक है, इसके बाद की तरफ हम कहेंगे होगी वेजाइना। कौन होगी भाई? वेजाइना। तो ये लीजिए भाई वेजाइना। इस वेजाइना के पास में हम कहेंगे 2 ग्रंथियां होंगी। कितनी ग्रंथियां होंगी? 2 ग्रंथियां। एक तो इस साइड में, एक इस साइड में। इनका नाम क्या है भाई? इनका नाम है बार्थोलिन। क्या नाम है भाई? बार्थोलिन। ये क्या करती है? संभोग के दौरान। किसके दौरान भाई? संभोग के दौरान स्नेहन का कार्य करती है। किसका करती है भाई? स्नेहन का कार्य करती है। स्नेहन बोले तो लुब्रिकेशन। किसका नाम है भाई? लुब्रिकेशन। और साथ में हम कहेंगे ये क्या करेगी? हम कहेंगे एक क्षारीय तरल निकालेगी। क्या निकालेगी भाई? क्षारीय तरल। हम लिख देंगे साथ में ये क्षारीय तरल निकालेगी। क्लियर बात? अब देखिए भाई, अगर वेजाइना में बात करें तो वेजाइना में हम कहते हैं कुछ बैक्टीरिया होते हैं। क्या होते हैं भाई? कुछ बैक्टीरिया, जैसे लैक्टोबैसिलस। कौन सा भाई? लैक्टोबैसिलस। जैसे ड्यूडेनम डेसाइले। कौन सा भाई? ड्यूडेनम डेसाइले। ये क्या करते हैं? जो सर्विक्स है, सर्विक्स से एक पदार्थ निकलता है जिसका नाम है ग्लाइकोजन। क्या नाम है? ग्लाइकोजन। ये बैक्टीरिया क्या करेंगे? इस ग्लाइकोजन का एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे। क्या करेंगे? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। और इस ग्लाइकोजन को लैक्टिक एसिड में बदल देंगे। किसमें बदलेंगे? लैक्टिक एसिड। और यहां पर हम कहेंगे वेजाइना की पीएच है वो हो जाएगी अम्लीय। क्या हो जाएगी भाई? और कितनी हो जाएगी? 3 से 4। कितनी हो जाएगी भाई? 3 से 4। अब देखिए भाई, ये सर्विक्स है। क्या भाई? सर्विक्स। ठीक है, इस सर्विक्स का हम कहते हैं अंदर वाली हिस्सा जो कि गर्भाशय से जुड़ रहा है। किससे जुड़ रहा है? गर्भाशय से जुड़ रहा है। इसको हम बोलते हैं इंटरनल ओपनिंग। क्या बोलते हैं भाई? इंटरनल ओपनिंग। और ओपनिंग के लिए मेडिकल में यूज करते हैं ओस। क्या यूज करते हैं भाई? ओस। ठीक है, तो वेजाइना के साथ में सर्विक्स का भाग है, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल ओस। क्या बोलते हैं भाई? एक्सटर्नल ओस। अब देखिए हम ये जानते हैं कि एंजाइटी हमारी सिद्धि कहती है कि गिरवा नाल और योनि मिलकर जनन नाल का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? जनन नाल का। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि सर्विक्स कैनाल। कौन सी भाई? सर्विक्स कैनाल प्लस वेजाइना। कौन है भाई? वेजाइना। इन्होंने मिलकर बना ली बर्थ कैनाल। क्या बना ली भाई? क्लियर बात है ना? ठीक है, अब देखिए, अब हम आते हैं गर्भाशय के अंदर। तो गर्भाशय में हम कहते हैं 3 परतें होती है। कितनी परतें? 3। तो सबसे बाहरी परत होती है, इसका नाम होता है पेरीमेट्रियम। क्या नाम होता है भाई? सबसे बाहरी पहली परत है, इसका नाम क्या है? पेरीमेट्रियम। इसके अंदर वाली ये जो बीच वाली परत है इसका नाम है मायोमेट्रियम। क्या नाम है भाई? मायोमेट्रियम। और सबसे अंदर वाली इसका नाम क्या है भाई? एंडोमेट्रियम। अब मैंने एक फैलोपियन ट्यूब इधर बनाई है, इसका मतलब ये नहीं है कि इस साइड में दूसरी फैलोपियन ट्यूब नहीं है। ठीक है, हम कहेंगे एक इस साइड है, एक इस साइड है। अब देखिए हम फैलोपियन ट्यूब की बात करते हैं। फैलोपियन ट्यूब हम कहते हैं कि गर्भाशय से अंडाशय को जोड़ती है। किसको जोड़ती है? गर्भाशय से अंडाशय को। डायरेक्ट अटैच नहीं रहती, क्योंकि ये अंडाशय कभी भी डायरेक्ट टच में नहीं रहती, अंडाशय के चारों ओर रहती है। जैसे ये मान लो हमने कह दिया, जैसे ये फैलोपियन ट्यूब है। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब का सबसे पहले वाला संकरा सिरा। कौन सा भाई? संकरा सिरा। इसको हम बोलते हैं इस्टमस। क्या बोलते हैं? इस्टमस। तो ये सिरा कौन सा भाई? इस्टमस। ठीक है, इसके बाद हम कहेंगे थोड़ा सा आगे खुला हुआ सिरा। कौन सा भाई? खुला हुआ सिरा। और खुला खुला एम्पुला। खुला खुला एम्पुला। ये हो गया एम्पुला। ठीक है, अब देखिए एम्पुला से हम कहेंगे आपके
अंगुली सदृशीय संरचनाएं निकलेगी। इनको हम बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं? फिंगरी। क्या बोलते हैं भाई? फिंगरी या झालर। क्या बोलते हैं भाई? फिंगरी या झालर। तो ये हमने कह दिया फिंगरी या झालर। ठीक है, अब देखिए क्या ये डायरेक्ट एम्पुला से निकलते हैं? नहीं, या एम्पुला और इन झालर के बीच में हम कहेंगे कीपनुमा संरचना है। कैसे भाई? कीपनुमा संरचना। इस कीपनुमा संरचना को हम बोलते हैं इलफंडिबुलम। क्या बोलते हैं भाई? इलफंडिबुलम। अब देखिए भाई, हम कहेंगे ये अंडाशय है, इसके चारों ओर हमने कहा ये फिमरी है। ये फिमरी क्या करेगी? जैसे यहां से अंडाणु निकला, इस अंडाणु को कैच करने का काम करेगी। ठीक है, अंडाणु को कैच करके भेजेगी कहां पे? फैलोपियन नलिका में भेजेगी। ठीक है, अब फैलोपियन नलिका में कोई ना कोई छिद्र तो होना चाहिए जिसके थ्रू अंडा चला जाए। ठीक है, तो उस छिद्र का नाम होता है एब्डोमिनल ओस्टियम। क्या नाम होता है भाई? एब्डोमिनल ओस्टियम। ठीक है, अब होगा क्या कि हम कहते हैं मादा के अंदर प्रत्येक महीने में अंडाशय द्वारा एक अंडा रिलीज किया जाता है। तो बताओ भाई, एक इधर हो रही है, एक इधर हो रही है, यानी एक राइट में एक लेफ्ट में। बताओ कौन सी ओवरी से रिलीज होगा? कोई सी से भी, या कोई 2-2 3 महीने का क्रम होता है। 2 महीने तू कर ले, 2 महीने मैं कर लेती हूं, या 6 महीने तेरा, 6 महीने मेरा। ऐसा होता है क्या? एक साथ दोनों से? एक बार से क्रम से। तो एक बार इससे एक बार उससे का कारण क्या है? आपको पता होगा। ये तो पता ही है। हमको क्या पता था? हम लोगों ने अंडाशय की संरचना देखी थी 12वीं क्लास में। हमने कहा था कुछ किस तरीके की अंडाशय की संरचना होती है। ठीक है, हमने कहा था यहाँ से जब अंडोत्सर्ग होता है तो हम कहते हैं ओवरी यहाँ से थोड़ी सी फटती है और यहाँ से अंडा मुक्त करती है। ठीक है, तो हम कहेंगे जब इसकी दीवार फटेगी, ठीक है, तो वापस इस दीवार को तैयार नहीं करना पड़ेगा। यस सर। ठीक है, तो अगला अंडा जब तक बनेगा, ठीक है, यदि मान लो अगर इस ओवरी ने इस बार अंडा रिलीज किया है, ठीक है, तो जब तक अगले महीने के अंदर अंडे को उत्सर्जन करने की बारी आएगी तब तक ये अंडा तैयार नहीं कर पाएगी, ये अपनी दीवार को मरम्मत करेगी। इसलिए दूसरी वाली क्या कहेगी? चल इस महीने में तैयार कर देती है। यानी एक महीने अंडा इससे, एक महीने इससे, अल्टरनेट एकांतर क्रम में चलता है, दोनों से नहीं आएगा। कई बार हो जाते जब तक हीलिंग प्रोसेस पूरी नहीं होगी ना तब तक अंदर अंदर की लेयर नहीं बनेगी। कई बार हो जाते ना जुड़वा बच्चे। नहीं, जुड़वा बच्चे का कारण ये नहीं है। नहीं वो एक ही अंडा होता है। जुड़वा बच्चे का कारण ये है शुक्राणु कि दो हो जाते हैं। वो दो केंद्र उसका कारण ये है कि जैसे मान लो एक अंडा है, उसके अंदर मान लो कोई या तो 2 शुक्राणु पेनिट्रेट कर दे जिसके अंदर एक में एक्स और एक में वाई हो। भाई एक लड़का और एक लड़की है, इसका मतलब ये है कि नर ने पार्टिसिपेट किया है, नर ने 2 शुक्राणु भेजे, एक एक्स वाला एक वाई वाला। शुक्राणु तो नर ही भेजेगा और शुक्राणु से लेगा 20 से 30 करोड़ जाते हैं एक बार में। हाँ। और लेडीज के ओवम मतलब 60 से 80 हजार जाते हैं एक बार। तब होंगे कि बच्चा और बच्ची दोनों हैं। ठीक है, अब कई क्या होते हैं बच्चे एक जैसे होते हैं एकदम हूबहू कॉपी, जिसको हम कहते हैं जुड़वा। जैसे सलमान खान की जुड़वा मूवी देखी थी, वरुण धवन की देखी, उनके अंदर क्या होता है अंडाणु को शुक्राणु में भेज दिया। अब किसी कारण से इनसे 2 पार्ट बन गए, यानी 2 जाइगोट बन गए, उनको बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस। क्या बोलते हैं? मोनोजाइगोटिक ट्विंस, समयुग्मी। ठीक है, या एकल युग्मी। तो सर एक स्पर्म सिर्फ एक ही ओवम से संलग्न करें जनरली, क्योंकि उसके अंदर ऐसा सिस्टम पाया जाता है कि जैसे एक स्पर्म ने उसको पेनिट्रेट कर दिया ना, बाहर से भेज दिया, ठीक है, तो बाहर अपनी कवरिंग बना लेती है जिससे वो दूसरा स्पर्म ना घेर पाए। लेकिन कई बार क्या होता है 2 जगह से स्पर्म एक साथ उस कंडीशन में तो सर मतलब जैसे कि ट्रिपल ट्विंस भी हो सकते हैं क्या? हां, 3 भी होते हैं, कहीं 5 भी होते हैं। अच्छा तू ट्राई करना है। ठीक है ठीक है। इसके अंदर 3 परतें, कितनी परतें भाई? 3। सबसे बारी है पेरीमीट्रियम, उसके अंदर है मायोमीट्रियम, उसके अंदर है एंडोमेट्रियम। ये पेरीमीट्रियम है, ये हम कहते हैं हमारे विसरल अंतरांगों से बनी होती है। किससे बनी होती है? विसरल अंतरांगों से। विसरल अंतरांग सेम ही है, ठीक है, इसको बोलते हैं विसरल पेरिटोनियम से बनी है। किससे बनी भाई? विसरल पेरिटोनियम से। हम लिखेंगे भाई ये है विसरल पेरिटोनियम से। किससे भाई? विसरल पेरिटोनियम से। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें मायोमेट्रियम की, तो मायोमेट्रियम हम कहते हैं कि जब प्रसव होता है उस वक्त इसके अंदर तीव्र संकुचन होते हैं। इसके अंदर क्या होता है भाई? तीव्र संकुचन। और ये हम कहते हैं यहाँ पे चिकनी पेशियों से बनी होती है। किससे बनी होती है? चिकनी पेशियों से। तो हम कहेंगे ये बनी होती है स्मूथ मसल से। किससे बनी है भाई? स्मूथ मसल से। और इसमें क्या होते हैं? तीव्र संकुचन होते हैं। क्या होते हैं भाई? तीव्र संकुचन। और कब होंगे? प्रसव के समय। कब होंगे भाई? प्रसव के समय। अगर एंडोमेट्रियम की बात करें तो हम कहेंगे सबसे आंतरिक परत है, ठीक है, इसके 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। एक होता है स्ट्रेटम फंक्शनलिस और एक होता है स्ट्रेटम बेसिलस। ठीक है, तो जब आर्धचक्र होता है उस वक्त हम कहेंगे फंक्शनलिस बनेगा और वापस टूट जाएगा, लेकिन बेसिलस एनी टाइम मौजूद रहेगा।
बेसिलस एनी टाइम मौजूद रहेगा। फंक्शनलिस है वो हम कहेंगे आर्धचक्र से पहले बनेगा। जैसे मान लो अंडाणु का निषेचन नहीं हुआ तो हम कहेंगे यहां से आर्धचक्र आएगा, ठीक है, और आर्धचक्र के रूप में हम कहेंगे ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो हम कहेंगे इसके दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं भाई? दो। एक होता है स्ट्रेटम बेसिलस, कौन सा होता है भाई? स्ट्रेटम बेसिलस, और एक होता है स्ट्रेटम फंक्शनलिस, ठीक है। ये हम कहेंगे एनी टाइम मौजूद रहेगा, एनी टाइम मौजूद रहेगा, ठीक है। और ये हम कहेंगे आपके भाग लेगा किसमें? आर्धचक्र। क्लियर भाई बात? ठीक है। अब देखिए भाई हमने फेलोपियन ट्यूब ली थी स्टमक से लेके फिमरी तक। कहां से कहां तक ली थी? स्टमक से फिमरी तक, ठीक है। इस फेलोपियन ट्यूब की आपको अगर कोई लंबाई पूछे तो आप कितनी बताओगे? एनसीईआरटी कहती है 10 से 12 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, 10 से 12 सेंटीमीटर। तो हम ये क्या कहते हैं? फेलोपियन नली का कितनी? 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी। क्लियर बात? ठीक है। हमने गर्भाशय के बारे में देखिए, फेलोपियन ट्यूब के बारे में देखिए। अब फेलोपियन ट्यूब में एक स्पेशल पॉइंट आता है जो कि नीट का सबसे पूछे जाने वाला ज्यादा क्वेश्चन है, वो है इसके अंदर सिलिटेड कोलुनार एपिथेलियम पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? सिलिटेड कोलुनार। तो हम कहेंगे इसके अंदर पाया जाता है पक्षमार्गी। कौन सा भाई? पक्षमार्गी स्तंभ। क्लियर है बात? यहां तक किसी को डाउट? अच्छा